कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आपको लगेगा कि अगर इंडिया गठबंधन का समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा जीता है, आपने मेहनत की है, तो वो करके दिखाऊंगा। मैं उस आपके भरोसे में मैं खरा उतरूंगा। बहुत समय हो गया है। नेताजी लपेटे कार्यक्रम में आखिर फंस ही गए पूर्व जिला पंचायत सदस्य विवेक यादव विक्की। जिला पंचायत सदस्य का ले यह पूत अगर अच्छा हो तो माँ की नसीब खुल जाती है। ऐसे ही जिला पंचायत सदस्य माता को भी हम प्रणाम करते हैं। उनके पुत्र विवेक यादव विक्की आज हमारे साथ में हैं नेताजी लपेटे कार्यक्रम में। नेताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे अदना पत्रकार को आपने अपने सामने मौका दिया। आज आपके पीछे बहुत बड़ा जनसैलाब जुटा हुआ है, इंडिया गठबंधन। तो क्या इंडिया गठबंधन महान या भारत गठबंधन महान? देखिए, भारत के संविधान में भी इंडिया दैट इज़ भारत, भारत दैट इज़ इंडिया। तो भारत और इंडिया के बीच का जो फ़र्क आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो अनुचित है। भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। ज़रूरत क्यों पड़ी इस भारत का विस्तार करने का, इंडिया का विस्तार करने का? क्यों उर्दू में नहीं आया? नहीं, भारत का या इंडिया का विस्तार नहीं किया जा रहा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि INDIA जिसे इंडिया कहा गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से जो देश की हुकूमत पर काबिज है, उसने उस भारत का भा अलग कर दिया, आ अलग कर दिया, रा अलग कर दिया, ता अलग कर दिया, आई अलग कर दिया, एन अलग कर दिया, डी अलग कर दिया, आई अलग कर दिया, ए अलग कर दिया। हमने केवल भारत अथवा इंडिया के दोनों शब्दों के दोनों वाक्यों के एक एक शब्द को हमने समाहित करने का काम किया है, जोड़ने का काम किया है। आखिर तो लोकसभा चुनाव है और हम इतिहास भूगोल में बात करें और परिचर्चा को चर्चा में बनाएं, उससे बेटर है कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। नहीं, अगला प्रधानमंत्री नया प्रधानमंत्री होंगे। और मैं समझता हूं कि 2014 में आए थे और 24 में जाएंगे। अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे, इस बात का पूरे देश को पूरा भरोसा है। जी, आने वाला समय ये युवाओं का है या मोदी का है? आने वाला समय भारत की 140 करोड़ आबादी का है, देश के किसानों का है, नौजवानों का है, मजदूरों का है, माताओं और बहनों का है, न कि मोदी का है। कई करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया गया। सरकारी डाटा बताता है कि लाखों को रोजगार यूपी में भी दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रोजगार एक भ्रामक शब्द है। रोजगार देना और नौकरी देना बड़ा अलग है। प्रधानमंत्री जी ने तो रोजगार के संदर्भ में ये भी बातें कही थी कि आपने अगर ट्रैक्टर खरीदे हैं, उस पर जो ड्राइवर रखे हैं आप, वो भी हमारे द्वारा दिए गए रोजगार की श्रेणी में आ रहा है। आप प्राइवेट व्हीकल रखे हैं, उस पर जो आपके ड्राइवर हैं वो भी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी पत्रकार साथी हैं, यहाँ आए हैं, अपनी कार से आए होंगे, मैं भी अपनी कार से आया हूँ। तो जो हमारे ड्राइवर हैं, ये प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए रोजगार के हिस्सा में नहीं आते, लेकिन प्रधानमंत्री जी इनको भी अपने द्वारा दिए गए रोजगार में जोड़ करके 2000 करोड़ या 2 करोड़ जो भी उनकी अपनी डाटा है, हालांकि कहाँ बोल जाए कुछ पता नहीं है, तो उसको अपने रोजगार की श्रेणी में डाटा फीडिंग करते हैं। ये केवल उनके आंकड़े हैं और कहीं कुछ नहीं। ये बताइए नेताजी लपेटे हैं, तो कुछ अगर हम लपेट भी दें तो बुरा मत मानिएगा। आप जनपद जौनपुर के एक चाणक्य माने जाते हैं राजनीति में। बताते हैं लोग कि आप जो भविष्यवाणी आकलन करके करते हैं, कहीं न कहीं वह सामने आता है। ऐसे में क्या जनपद जौनपुर में आपका गठबंधन इंडिया जीतेगा? देखिए, और मैं व्यक्तिगत आपको ये भी जानता हूँ, आप पत्रकार के साथ साथ हमारे जौनपुर ज़िले के आप ऐसे पत्रकार हैं जिनको आम जनता देवताओं की भी श्रेणी में रखती है। मैं समझता हूँ कि पत्रकार से अलग हट करके आपके अंदर भी आत्मा है, आपके अंदर भी दिल है। 400 रुपये का सिलेंडर आप भी 1100 रुपये में पा रहे हैं।
65 का पेट्रोल आप भी 100 रुपये में पा रहे हैं। फी स्ट्रक्चर बच्चों के 4 गुना आप भी जमा कर रहे हैं। ये न सिर्फ जौनपुर न सिर्फ भारत और एक एक नागरिक इस बात को एहसास कर रहा है कि इंडिया साहब, गठबंधन। इतना विस्तार से आप क्यों बता रहे हैं? ये लोकतंत्र है, विज्ञापन की दुनिया है, करोड़ों रुपया विज्ञापन पे दे रहे हैं साहब। उससे ज्यादा कहीं बेटर हम लोग समझ चुके हैं अखबार और न्यूज। विजय पाठक जी हम नहीं कर रहे हैं। तो बदलते बदलते यहाँ तक पहुँची है। आज भी जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं बाबू मौर्य जी, कुशवाहा जी, मैं आपको बताना चाहूँ ये सपा के टिकट से जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी स्वयं की भी पार्टी है। ऐसे इतिहास और भी पार्टियों के दर्ज हैं, लेकिन हमेशा मोहर तो भाजपा का ही लगा। और हम आपसे आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि गठबंधन द्वारा ये क्या विकास का एक मॉडल हमारे जो लिए है। अगर आप भी पदाधिकारी मीटिंगों में जाते होंगे, बड़े बड़े नेताओं के साथ आपका ताल्लुकात है, क्या है कुछ खाका हमको बहुत कम शब्दों में बताइए कि क्या है आप देखिए गठबंधन उत्तर प्रदेश में गठबंधन के जो सबसे बड़े नेता हैं वो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और विकास पुरुष कहलाते हैं प्रदेश में। उनके द्वारा जो संदेश प्रसारित किया गया है, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बेहतर विकल्प रखा जाएगा और उनको उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरियों में समाहित किया जाएगा। अग्निवीर योजना जो उत्तर प्रदेश के लोगों की है, उसमें उत्तर प्रदेश के भी लोग रखा जाएगा और उनको उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरियों में समाहित किया जाएगा। अग्निवीर योजना जो उत्तर प्रदेश के लोगों की है, उसमें उत्तर प्रदेश के भी लोग जाते हैं। अग्निवीर योजना को पंचवर्षीय से हटा करके रेगुलर किया जाएगा और सिलेंडर पुनः 500 रुपये का दिया जाएगा। इस तरीके की बहुत ढेर सारी कल्याणकारी योजनाओं के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। कल्याणकारी योजनाओं से हमारे देश का कल्याण हो, यही शुभकामना है। लेकिन अटल शासनकाल में एक पेंशन भी बंद हुआ था, जिसको लेकर आज बहुत बड़ी क्रांतिकारी अभियान छिड़ा हुआ है। क्या चालू होना चाहिए या बंद? हाँ, निसंदेह ओपीएस होना चाहिए। बुढ़ापे की लाठी है वो, ओल्ड पेंशन योजना। आखिर आप जैसे कार्यकर्ताओं की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? नहीं, हमारी सरकार होती तो निश्चित सुनी जाती। हमारी सरकार तो मांग कर रही है ना ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमारी है, हमारे देश के लोगों की, बुजुर्गों की पेंशन है, तो निश्चित तौर पर होनी चाहिए। युवाओं के लिए क्या गठबंधन के मैनिफेस्टो में है? बताया तो अभी। कुछ स्पेशल बताइए। आपने जो बताया वो तो रटा रटाया वही है जो अखिलेश जी बोलते हैं, जो शिव कुमार बोलते हैं, जो विवेक जी बोलते हैं। कुछ उसमें से निचोड़ के बताइए। भैया, मिट्टी का तेल बंद हो गया है, 1 लीटर मिलता था 10 साल पहले, वो भी कायदे से नहीं मिल पा रहा है। नहीं, कायदे से नहीं मिल पा रहा। राशन कार्ड का सिस्टम है, कायदे से नहीं, उसमें भी हर घर में आप बनवाने में दिक्कत हो रही है साहब। मैं कह रहा हूँ क्यों ऑनलाइन सिस्टम करने के बाद कार्यालयों में जाना पड़ता है साहब? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा जाता है कि मैं सरल बना रहा हूँ। ये सवाल तो भारतीय ये सवाल विपक्ष नहीं मजबूत है तो पक्ष कैसे मजबूत होगा साहब? कैसे प्रेशर में आएगा? चौथा स्तंभ है पत्रकार। ये सवाल मैं समझता हूँ सत्तारूढ़ दल से लेके वर्तमान काल सब लोकसभा विधानसभा मनाया जाता है कि पक्ष विपक्ष सभी लोग पूछे कहाँ गायब हो जाते हैं। सवाल ये है कि आपका जो देश हित में, जनहित में, मजदूर हित में, किसान हित में जो सवालात हैं, मैं समझता हूँ कि एक काबिल पत्रकार और एक ऐसा पत्रकार जो ज़मीनी आकलन करता है और एक ऐसा पत्रकार जिसके चेहरे पर मुझे आक्रोश दिख रहा है जनता की बेबसी का, प्रतिनिधित्व का, यह पत्रकार अगर सवाल कर शुरू कर दे मिट्टी का तेल क्यों बंद हो गया, यह पत्रकार अगर सवाल करना शुरू कर दे कि फी स्ट्रक्चर क्यों महंगा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ चला गया उत्तर प्रदेश मॉडल का, आप दवाएं महंगी क्यों हो गई और किराए महंगे क्यों हो गए, पेट्रोल महंगा क्यों हो गया, गैस दाम क्यों महंगा हो गया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर जो चंदा लिया गया, महंगाई क्यों आई, तो मैं समझता हूँ सारी चीज़ों को विपक्ष क्या करे। विपक्ष आंदोलनरत है, विपक्ष अपने तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहा है, लेकिन सरकार दमनकारी है। क्या पूर्ण बहुमत की वजह से फेल हो जाता है विपक्ष? क्या देखिए, सरकार निरंकुश हो गई है, तानाशाह हो गई है। अब लड़ाई लड़ी जा रही है लोकतंत्र में, जनता के साथ मिलकर लड़ा जा रहा है, तो विपक्ष तो जनता है, जनता लड़ रही है। चुनाव मतपेटी से चाहते हैं ईवीएम से? मैं समझता हूं कि जनता के द्वारा चाहता हूं। अब मतपेटी से हो जाए तो बेहतर है। प्रशासन पे भरोसा है या ईवीएम पे? देखिए, भारतीय जनता
अब आप क्लियर करिए कि 270 है या 370 है। नहीं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ क्या है वो। क्योंकि आप आज प्रश्न- हमारा देश का नहीं, हर व्यक्ति वो एक प्रश्न- नेता के ऊपर लगाया हुआ है, क्योंकि वह एक्ट नेता ही बनाते हैं, उसको भी स्वयं जानकारी नहीं, होनी वो चाहिए। मैं जानना चाह रहा हूँ वो एक्ट क्या है, आप एक्ट का नाम चलिए, बताइए ठीक है। मुझे। मैं एनसीआर से खबर शुरू किया था, शाहगंज आया, लेकिन मेरी गलती थी, मैं फिर दिल्ली चला गया था। मैं फिर इसी लोकसभा क्षेत्र जौनपुर में आऊँगा और शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं में हमारा शाहगंज विधानसभा बहुत पीछे है। एक भी सरकारी कॉलेज आपको इधर 20 वर्षों 25 वर्षों में नहीं मिलेंगे जो निर्माण हुए हों। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इंटर कॉलेज तो विलुप्त हैं। देखिए, अभी जितने भी कितनी प्राथमिक, पंचवर्षीय और हमारे चुनाव होंगे इसके लिए? देखिए ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है। मैं समझता हूँ कि हमारे जनपद जौनपुर में जितने भी नेता हैं, मैं समझता हूँ सबको सामूहिक प्रयास करने चाहिए। जैसे अभी अखिलेश यादव जी की सरकार रही, उनके सरकार में आपको मेडिकल कॉलेज मिला, राजकीय महिला महाविद्यालय आपको शाहगंज में मिला। साहब आप भूल कर रहे हैं, राजकीय महिला महाविद्यालय जो है वो बसपा शासनकाल में धनंजय सिंह के द्वारा उनके बजट से पास कराया गया था। इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए। मैंने 20 साल 15 साल के अंदर की मैंने बात की मैं आपको वही बात कह रहा हूँ। बेशक बहन जी ने उसका ड्राफ्टिंग करी थी, लेकिन उसको बनवाने का काम सपा सरकार में हुआ है। चलिए, एक महान काम उस समय हुआ था। क्या 15 साल पहले के जो विकास हुए हैं आज देश 2024 से भी उसी में टिका है? मैं इस चीज को खोजना चाहता हूँ। सवाल आपने में पीछे हूँ कि नहीं? सवाल आपने बड़ा अच्छा किया। 2014 के पहले देश जहाँ था, मोदी सरकार ने अभी तक वहीं टिका रखा है। बाकी 2014 के पहले जो भी चीज़ें बनी थी उसी को बेचने का काम भी मोदी सरकार कर रही है, कुछ बना नहीं रही है। नेता हैं तो अखरेंगे मोदी जी, लेकिन रिजल्ट तो लाता है नहीं। इस पे वो इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे भी प्रधानमंत्री जी हैं, और हमें देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने परिवार के मुखिया से अपनी बेबसी कह सकें। अच्छा, चलिए, अपनी मुसीबत बता सकें। चलिए ठीक है। आप लोकसभा चुनाव 73 का अगर पिछला रिकॉर्ड आप देखेंगे, क्योंकि मेरी जन्मतिथि तो आज से 20 साल पहले की है, लेकिन मैंने इतिहास पढ़ा तो यहाँ के जितने सांसद बने हैं सब उच्च कैटेगरी के बने हैं। अगर हम कह लें जात से उठकर, तो ज़्यादा श्रेणी क्षत्रिय ब्राह्मण श्रेणी से आया हुआ है। लेकिन हमें लग रहा है 2024 में गठबंधन ने, इंडिया ने एक मौर्य को उतारा है। आखिर ये तीर किधर है? नहीं, यहाँ से पूर्व सांसद, निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव जी भी हैं, पूर्व सांसद श्री पारसनाथ यादव जी रहे हैं, उनके पहले सांसद अर्जुन यादव जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं कहना जुड़ा पाएंगे सर, ऐसा आप नहीं जुड़ा पाएंगे। यहाँ पे कितनों नहीं तो आप जोड़ेंगे तो कितने सांसद हुए हैं, उसमें से 3 नाम जुड़ा देने से रिकॉर्ड नहीं बदल जाता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं जिनका लेटर अभी आया है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। नहीं, वो लेटर गलत है, उन्होंने वायरल हुआ है, वो लेटर गलत है। यह चैनल नहीं करता है। उन्होंने अपने नहीं अध्यक्ष को, सपा को बहुत ही दुआ कहें या बददुआ लिखित रूप में प्रेषित किया। देखिए, उस पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। जो चीज़ आपका चैनल सत्यापित नहीं करता है, मैं नहीं समझता हूँ इस चीज़ को बोलना चाहिए। वो खुरापाती तत्वों द्वारा एक लेटर तैयार किया गया। यह चैनल नहीं करता है। उन्होंने अपने अध्यक्ष को, सपा को बहुत ही दुआ कहें या बददुआ लिखित रूप में प्रेषित किया। देखिए, उस पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। जो चीज़ आपका चैनल सत्यापित नहीं करता है, मैं नहीं समझता हूँ इस चीज़ को बोलना चाहिए। वो खुरापाती तत्वों द्वारा एक लेटर तैयार किया गया माननीय सांसद जी की लोकप्रियता को समाप्त करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए, उनकी लोकप्रियता को, उन पर लांछन लगाने के लिए। जब स्वयं आप जान रहे हैं कि वो सत्यापित करने योग्य नहीं है, तो मैं नहीं समझता हूँ उस पर कोई चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात ये कहूँगा कि इंडिया गठबंधन कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करता है, इसलिए प्रत्याशी कौन है, किस जाति का है, किस धर्म का है, इस पर हम नहीं जाते हैं। बस हम देश हित में काम करते हैं। देश बड़ा है, जाति नहीं। सन 1985 यह एक वही समय था, वही सत्र था जब भाजपा ने अपना कदम धरती पे रखा था। और आज 2024 में शायद ही कोई 1-2 कुछ राज्य हैं जो बचे हैं, बाकी नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी पे भगवा है। इस पे आप क्या कहेंगे? आखिर क्यों आज जरूरत पड़ रही है इंडिया गठबंधन को पूरा एकजुट होकर 20 पार्टियों को, 10 पार्टियों को गठजोड़ करने का? और भाजपा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज की पार्टी नहीं है, कभी ये जनसंघ हुआ करती थी। हाँ, अनेक रूप हुए हैं, हम नहीं कह रहे। तो बदलते बदलते यहाँ तक पहुँची है। आज भी जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं बाबू मौर्य जी, कुशवाहा जी,
मैं आपको बताना चाहूँ, ये सपा के टिकट से जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी स्वयं की भी पार्टी है। ऐसे इतिहास और भी पार्टियों के दर्ज हैं, लेकिन हमेशा मोहर तो भाजपा का ही लगा। और हम आपसे, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि गठबंधन द्वारा ये क्या विकास का एक मॉडल हमारे जौनपुर के लिए है। अगर आप भी पदाधिकारी मीटिंगों में जाते होंगे, बड़े बड़े नेताओं के साथ आपका ताल्लुकात है, क्या है कुछ खाका हम तो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। तो राम की उंगली पकड़कर जो सत्ता में आए और वो ये दावा करे कि हम राम को लाए हैं, तो प्रभु श्री राम तो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, इनको 140 वर्षों के लिए वनवास पे भेजने जा रहे हैं। जी जी, क्या राम मंदिर बन जाने से आपको आत्मिक खुशी मिली? देखिए, हिंदू धर्म में हैं आप, तो अपने इष्ट देवों का कोई भी कार्य क्यों ना हो, क्यों आप किसी को भी आत्मिक खुशी हो सकती है। इंडिया गठबंधन हो या भाजपा हो या आम आदमी पार्टी, सभी चुनाव से पहले एक प्रमाणित पुस्तक मतदाता के बीच में लाते हैं, उसको अपने पार्टी का जो घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो बोलते हैं। ऐसे में उस मैनिफेस्टो में गठबंधन का क्या मुख्य प्रारूप है जो आप बताएं? देखिए, कि वाकई में गरीब अमीर बन जाएगा या खाता में 15 लाख आ जाएंगे? 15 लाख तो आ गए होंगे शायद। 15 साल कार्यकाल हुआ साहब। भारतीय जनता पार्टी के साथियों के कार्य, मैं समझता हूं कि बीजेपी ने जो विपक्षी दल कहे जाते हैं उनके साथ तो धोखा किया ही। बीजेपी स्वयं भाजपाइयों के साथ धोखा कर बैठी ना। साहब ये बताइए, बात सुन लीजिए सर। मैं जात विशेष पे नहीं जाता, जात से मुझे पता चला है कि आप यादव विशेष से हैं और बहुत मेहनती कर्मठी माने जाते हैं, कभी ये दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। और भाजपा कहती है न मैं किसी विशेष को जानता हूँ, न जात को जानता हूँ, मैं एक देशवादी पार्टी हूँ, न परिवारवाद मेरे यहाँ चलता है, न संघवाद मेरे यहाँ चलता है, न यादववाद चलता है, न ठाकुरवाद चलता है। हाँ साहब, गुजरातवाद चलता है कि नहीं चलता? देखिए, बीजेपी जिन चीज़ों को कहती है कि मेरे यहाँ नहीं चलता, एक्चुअली वही चल रहा होता है उसके यहाँ, एक्चुअली वही चल रहा था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा फिर क्यों नहीं लग रहा है? बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, नारा क्यों नहीं लग रहा है? बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार, अब की बार। अच्छा ये बताइए, 15 वर्षों में मैंने देखा ईवीएम का रोना रोया गया, शिक्षा मित्रों ने अपना अधिवेशन चलाया, क्रांतिकारी रूप दिखाया, आत्महत्या हुई, लेकिन अंत में विजेता हमेशा बनता है भाजपा का। इसमें क्या रणनीति है साहब? निष्पक्ष चुनाव या निष्पक्ष भक्ति मतदाताओं का? देखिए, एक बात मैं कहूँ कि बीजेपी, किसी को भी गुमराह करने की क्षमता बीजेपी में है। मैं अभी बात पूरी कर नहीं पाया था, आपने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया था। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी सबसे ज़्यादा धोखा अपने मतदाताओं को दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को वही 65 रुपये डीजल पेट्रोल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। वही मिल रहा है जो इंडिया गठबंधन वालों के लिए रेट है। क्या बीजेपी को 45 किलो की यूरिया 50 किलो की यूरिया मिल रही? नहीं, वही 45 वाला चोरी वाला रेट मिल रहा है जो इंडिया गठबंधन के लोगों को मिल रहा है। क्या बीजेपी के लोगों को 400 रुपये वाला सिलेंडर मिल रहा है? नहीं, वही सिलेंडर का रेट मिल रहा है जो इंडिया गठबंधन वालों को मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, बीजेपी ने न सिर्फ 67% भारतीयों को, बल्कि 33% भाजपाइयों के साथ भी धोखा किया है। लेकिन यह सौभाग्य 67% भारतीय इनके धोखाधड़ी को समझ चुके हैं। 33% भाजपाई जिस दिन सुधर जाएंगे, इनकी षड्यंत्रों को समझ जाएंगे, भाजपा उस दिन शून्य हो जाएगी और 100% भारतीय एक साथ होंगे, इंडिया गठबंधन के साथ होंगे। जी जी, आप अच्छे वक्ता के साथ साथ एक अच्छे नेता भी हैं। यही था तो जो मुझे 1 मिनट शांत रखा। लेकिन फिर हम एक बार कहेंगे कि इसी भाजपा के समय काल में ही अपना राष्ट्रपति 280 कैंडिडेट बने। इस पर आप क्या? अब मैं समझता हूँ देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति के लिए, और जैसे ही आप द्वारा अथवा भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश को ये बताया जाता है कि हमने एससी को बनाया है, तैसे ही ये देश में रहने वाले बहुसंख्यक एससी समाज का अपमान होता है। आप इंडिकेट कैसे कर सकते हैं कि हमने एससी को बनाया, हमने एससी को बनाया? ये कोई नई बात कर दी है क्या? क्या एससी, बड़े आसानी से पत्रकार पे प्रश्न, क्या एससी मानव पे क्यों नहीं आप कालम हटवा देते? जातियों को मारा, उसका जो है हर कालम में लिखा जाता है कि जात के हिसाब प्रोफार्मा भरा जाता है, कोई इसमें बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपका बजट कितना है, आपके ऊपर FIR कितनी है, आपके ऊपर कितनी गाड़ियां हैं, किस जात के हैं, किस उपजात के हैं, साहब न लिखा जाता हो तो पत्रकार भी नहीं बोलेगा। मैं बिल्कुल आपकी बात से, आपके साथ खड़े होकर के कंधा से कंधा मिला के बात बड़ी बाहैसियत कह रहा हूँ कि आप भी और मैं भी
बेशक इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधि के तौर पर मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं, लेकिन मैं एक उम्मीद करता हूं, इस देश का नागरिक पहले हूं, इंडिया गठबंधन बाद में है। एक देश के नागरिक होने के तौर पर मैं चाहता हूं कि शिव कुमार प्रजापति जो मेरे काबिल पत्रकार भाई भी हैं वो भी, और विवेक आज़ाद विक्की जिसने ऊपर कितनी गाड़ियां हैं, किस जात के हैं, किस उपजात के हैं, साहब न लिखा जाता हो तो पत्रकार भी नहीं बोलेगा। मैं बिल्कुल आपकी बात से आपके साथ खड़े होकर के कंधा से कंधा मिला के बात बड़ी बाहैसियत कह रहा हूँ कि आप भी और मैं भी, बेशक इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधि के तौर पर मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं, लेकिन मैं एक उम्मीद करता हूं, इस देश का नागरिक पहले हूं, इंडिया गठबंधन बाद में है। एक देश के नागरिक होने के तौर पर मैं चाहता हूं कि शिव कुमार प्रजापति जो मेरे काबिल पत्रकार भाई भी हैं वो भी, और विवेक आज़ाद विक्की जिसने अपने नाम से यादव शब्द हटा दिया जातिवाद के कारण, मैं चाहता हूं कि देश से जाति प्रमाण पेटर हम लोग समझ चुके हैं अखबार और न्यूज चैनलों से, बिल्कुल इतना बताने की जरूरत नहीं। बस आप ये बताइए, यूपी है, लोकसभा चुनाव हाँ, निकट निसंदेह है। यहीं से तो प्रचंड, साहब वंदे भारत जाती है, प्रचंड, इस शाहगंज में नहीं है। प्रचंड जनपद भारत, लोकसभा में प्रचंड क्या स्थिति रहेगी गठबंधन की, भाजपा की, प्रचंड अन्य वोटों पार्टियों की? प्रचंड वोटों से गठबंधन जीतेगा। चलिए, आपने कहा गठबंधन जीतेगा, गठबंधन मतलब इंडिया गठबंधन या भारत गठबंधन? मैं कह रहा हूं भारत और इंडिया दोनों एक है। चलिए साहब, विचलित हो जाता है मेरा जुबान, लेकिन बस आप ये बता दीजिए साहब कि जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं साहब, उनका क्या नाम है? क्या नाम है? मैं कैमरामैन से भी कहूँ, नहीं मुझे याद आ रहा है, क्या नाम है? बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा। अच्छा, वही जो घोटाले में इनका नाम दर्ज हुआ था। घोटाले में नाम दर्ज होना और सत्यापित नहीं हुआ था ये, हुआ है, मेरी पैदाइश तो शायद नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं कहते। देखिए, आरोप लगना एक अलग विषय होता है साहब, इसको पीते रहिए, हाँ, वो खत्म हो गया। हम आपका हेल्प कर देते हैं। आरोप लगना एक अलग विषय है और वो सत्यापित होना एक अलग विषय है। अच्छा, ये बताइए, ये प्रत्याशी जो गठबंधन के आप बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन के बाबू सिंह कुशवाहा, चलिए संभवतः ये बसपा शासन में मंत्री रहे हुए हैं और घोटालों में भी नाम आया। मुकदमा चल रहा है या नहीं चल रहा है, बहुत, मैं न्यायालय के विचाराधीन मामलों में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बताइए, यह प्रवासी हैं या निवासी हैं जौनपुर के? देखिए, देश का चुनाव है, देश का एक एक नागरिक पूरे देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, लड़ सकता है। चलिए, अच्छी इसमें बात है। प्रवासी और निवासी का कोई मामला नहीं है। देश का चुनाव है, देश का कोई भी नागरिक, उसे देश का संविधान इजाज़त देता है, जी। पूरे देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। जी जी। तो क्या मायावती जी भी एक राजनीतिक के यहाँ यूपी के बहुत बड़ी प्रबल गठबंधन हुए, कुछ भी एक हस्ती मानी जाती है कि उनके सीट निसंदेह कि उनके वोट बैंक कम नहीं हुए? निसंदेह बहन जी देश की नेता हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, आने वाले समय में उनका हाथ अन्य पार्टियों के साथ कायदे से मिलेगा या फिर भाजपा के साथ चली जाएंगे? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहन जी देश की नेता हैं और देश हित में और बहुजन हित में सोचने वाले नेताओं की फहरिस्त में बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। जी जी। बहन जी हमेशा देश के साथ रही हैं, बहन जी हमेशा देश के साथ रही हैं और देश को आगे बढ़ाने के मुद्दे पे सदैव कार्य करती रही। मैं समझता हूँ गठबंधन के साथ हम समझ सकते हैं भाई, एक नहीं, दो नहीं, तीन, कितनी बार मुख्यमंत्री रही हैं, शायद इससे ज़्यादा रही हैं। ऐसे में क्या अगले विधानसभा चुनाव तक अखिलेश यादव के ऊपर समन ईडी का एक आध दो और नोटिस पहुंच जाएगा या एक ही नोटिस पे रुका रहेगा? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने। भारतीय जनता पार्टी, कैमरामैन भाई, मैं तो बहुत आश्चर्य में हूँ, भारतीय जनता पार्टी ईडी को नियंत्रण कर रही है या ईडी स्वयं का अधिकारी है? आप क्या मानते हैं? मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जितने घोटालेबाज हैं, अगर ईडी उनके घर का रास्ता भूल चुकी है, यदि हम कट्टर बेईमान क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं तो ईडी रास्ता भूल जा रही है। जिनके ऊपर पूरी बीजेपी और पूरे भाजपाई जिसके खिलाफ नारा लगाते थे कि इसको जेल भेजो, ये कट्टर बेईमान है, वो भाजपा में ज्वाइन कर लेता है और वो जो जेल भेजो अभियान का नारा लगा रहे होते हैं वही उसको माला पहना रहे होते हैं। ऐसे में ईडी उनका रास्ता भूल जाती। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी कहने लगे हैं कि मम्मी अगर तुम हमको सताओगी तो हम बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, अब तो अगर हमें चलिए ठीक है, दिल्ली एनसीआर से हम बात शुरू किए,
और यूपी में आए। यूपी से फिर जनपद जौनपुर 73 लोकसभा 73वीं लोकसभा क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ और हमारे पीछे एक फील्ड में गठबंधन का प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा की सम्मेलन भी चल रहा है, जहां पे पूर्व मंत्री ललई समेत तमाम दिग्गज खड़े हैं। उसी दिग्गज की हस्तियों में से जिला पंचायत सदस्य विवेक यादव विक्टू को भी विशेष निमंत्रण पे मैंने स्टूडियो आमंत्रित किया और आप मेरे यहाँ आए। फिर जाते जाते आप घोषणा कर ही दीजिए कि जौनपुर में लोकसभा प्रत्याशी कितने वोटों से जीतेगा? प्रचंड वोटों से जीतेगा। जनता बेतहाशा आशीर्वाद देगी। प्रदेश में भाजपा की क्या पोजीशन रहेगी? बहुत बुरे हालात होंगे। देश में क्या स्थिति है? बहुत बुरे हालात होंगे। इनको जैसे इनका नारा है ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो भरोसा दिलाते हैं कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आपको लगेगा कि अगर इंडिया गठबंधन का समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा जीता है, आपने मेहनत की है, तो वो करके दिखाऊंगा मैं। इस आपके भरोसे में मैं खरा उतरूंगा। इस बात का मैं भरोसा